नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नगंज श्रावकाचार्य जी, उसके तीसरे अणुव्रत अधिकार की चर्चा हम कर रहे हैं। चर्चा का विषय वर्तमान में तो परिग्रह परिमाण व्रत कहिए या अपरिग्रहाणु व्रत कहिए, परिमित परिग्रह कहिए या इच्छा परिमाण कहिए, कुछ भी कहिए, ये इसका विषय चल रहा है। परिग्रह का हमने स्वरूप विस्तार से देखा और एक बिंदु के ऊपर हमने कल विशेष जोर दिया, अब इच्छा परिमाण ये परिग्रह परिमाण का कैसे पोषण करता है इसके ऊपर भी चर्चा की। आज हमें थोड़ा सा ग्रंथ का अध्ययन करके उसके दोष, उसके अतिचार, उसकी भावनाएं, इन सब की चर्चा करेंगे। वैसे 61वां श्लोक तो पढ़ लिए हैं अपन, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। 10 प्रकार के परिग्रह में परिमाण करना, उसे यहाँ पर परिग्रहाणुव्रत कह रहे हैं। ठीक है, परिग्रह परिमाण व्रत कह रहे हैं। अब 10 प्रकार के कौन से परिग्रह? तो कहते हैं धन धान्य, धन धान्य, दासी दास, अच्छा क्षेत्र वास्तु 6 हो गए, हिरण्य सुवर्ण मतलब सोना चांदी, और कुप्य और भांड, 10 परिग्रह हो गए। अब इसमें समझना, अपन एक एक की चर्चा करते हैं। परिग्रह कैसे लिया जाता है? क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र मतलब लैंड, वास्तु मतलब बिल्डिंग। ठीक है, जमीन, कोरी जमीन, इसको क्षेत्र कहते हैं। वास्तु, जमीन पर खड़ी की गई बिल्डिंग। जरूरी नहीं है उसी जमीन पर, किसी दूसरी जमीन पर भी बिल्डिंग खड़ी की है या बंगला बांधा है या कोई फ्लैट खरीदी किया है, सब वास्तु में आ जाएगा। ओके, एक प्रकार से घर, रहने का स्थान। अब कोई कहेगा मैंने तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है, वो रहने का स्थान थोड़ी ना है। तो प्रश्न है मेरा, क्या ये वास्तु में आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना भैया। राइट, ये भी वास्तु में आएगा। वास्तु कह करके, जैसे मैं कह रहा था, रहने का स्थान, ये तो एक हिस्सा हो गया उसका। ठीक है, अरे हाँ, अच्छा चलिए एक और बात, इनकम टैक्स की याद आ रही है। होता क्या है, आधे दिन भी कमर्शियल होगा तो भी वहां पे ही रहेगा ना आधा दिन। क्या क्या कमर्शियल होगा फिर भी आधा दिन तो उसको वहां पे ही गुजारना पड़ेगा ना। अच्छा, आधा दिन वो घर पे रहेगा, हाँ, अब वैसे कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं तो एक थोड़ी अलग बात कह रहा था। इनकम टैक्स में भी एक बात आती है कि जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, और वहां पर भले ही लिखा क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, शब्द क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, तो कोई हाउस प्रॉपर्टी कह करके जहां मैं रहता हूँ वो वाली इनकम कंसिडर करेगा। कह रहे नहीं, उसमें तुम्हें कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल बिल्डिंग भी लेनी है, जो तुमने भाड़े पे दे दी है, जो कुछ भी की है, हाँ, जो भाड़े पे दे दी है, उसकी भी जो इनकम होगी वो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, वास्तु कह करके सिर्फ रहने का स्थान नहीं लेना है, बल्कि जहां जहां पर भी आपकी आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया है, वो सब जगह आपकी वास्तु में आ जाएगी। ओके, क्षेत्र वास्तु, हिरण्य और सुवर्ण, सोना चांदी। अब सोना चांदी में क्या क्या आएगा सुनना। सोने चांदी के जो बिस्किट या बार आते हैं ना, वो आएंगे डेफिनेटली। सोने चांदी के जो ज्वेलरी होती है, क्या कहते हैं उसको, जेवर होते हैं, वो भी सोने चांदी में आ जाएंगे। ओके, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, सोने चांदी के बर्तन होंगे तो सोना सुवर्ण, क्या कहना चाहिए, सोना चांदी में आएंगे या भांड में आएंगे? सोना चांदी में ही आएंगे। सोना चांदी में आएगा, बराबर। कोई अगर उन्हें भांड में लेना भी चाहे
तो ये अलग मतलब विशेष बात नहीं है, भांड में भी ले सकता है। क्यों? देखिए दोनों का, उसमें दोनों स्वरूप पाए जाते हैं, सोने का भी है और बर्तन भी है। तो कोई उसको बर्तन के रूप में लेवे और कोई उसको सोने के रूप में लेवे, किसी भी प्रकार से परिग्रह के तो अंतर्गत आ जाएगा। अपना मूल प्रयोजन तो इतना ही है। ओके, पर बेहतर यही लगता है हम उसे सोना चांदी के अंतर्गत ही कंसिडर करें। ओके, ठीक है। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य। धन धान्य मतलब धन में क्या क्या आएगा, चलिए वो बताइए, धन में क्या क्या आएगा? धन में ऐसे तो पैसा रुपया ये सब आएगा, लेकिन अगर पहले बार्टर सिस्टम में कैसे था, एक चीज देके दूसरी चीज लेते थे, तो वो भी हम धन में कंसिडर कर सकते हैं कि हम जो चीज बना रहे हैं। राइट, ले सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, आगे आएगा उसका। धन में वर्तमान, आपने बराबर कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अगर विचार करेंगे तो जो कैश है, हार्ड कैश, वो एक आएगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है, वो भी धन में आएगा। ओके, तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हुई। पहले के जमाने में जाओ तो धन क्या हुआ करता था, जो आप कोई बार्टर में कैसे होता था, एक चीज लो उसके बदले में दूसरी चीज दो, तो जो दूसरी चीज तुम देते थे एक प्रकार से वही कंसिडरेशन हो गया, वही तुम्हारा धन भी हो गया। ओके, और पहले तो किसी की संपत्ति आंकनी थी तो धन के माध्यम से आंकते हैं, परंतु पहले के जमाने में ऐसा चलन वगैरह कुछ था नहीं, तो कैसे नापते थे? तो गोधन, गजधन, राजधन, स्त्री धन, इसके ऊपर से सब संपत्ति नापते थे कि ये व्यक्ति कितना बड़ा है, ये पहचाना जाता था। बराबर, तो धन के रूप में आप उन्हें भी ले सकते हैं। हालांकि उनके लिए क्या कहना चाहिए, गोधन मतलब जो चतुष्पद है उनके लिए अलग से कोटा बनाया गया है। ओके, धान्य, धान्य में क्या आएगा, जितना भी आपका अनाज है, अनाज सारा का सारा धान्य में आ जाएगा। ओके, दासीदास, दासीदास कहाँ है, मतलब अब देखो मेरे पास 100 दास दासियां काम करते हैं। अब इससे कोई व्यक्ति बड़ा कैसे हो सकता है? दास दासी के आधार से कोई व्यक्ति बड़ा कैसे कहा जा सकता है? जितने दास दासी होंगे तो उनको सबको पगार देता होगा, तो Correct. उसकी इनकम होगी तो ही देता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अरे उन दास दासियों को पालने के लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, पगार पानी देनी पड़ेगी, और वो पगार पानी कहाँ से आएगी? मतलब डेफिनेटली तुम्हारे पास ज्यादा इनकम है। कुल मिलाकर के घुमा फिरा के दास दासी भी इसमें ही आ जाते हैं, परिग्रह में ही आ जाते हैं। देखो मनुष्य धन को भी उन्होंने परिग्रह में ले लिया है। ओके, इसमें एक अपेक्षा जानने लायक है। क्या? कहीं कहीं दास दासी ये दो शब्द ना डालते हुए द्विपद और चतुष्पद ऐसे दो शब्द डाले हैं। अब द्विपद चतुष्पद कहकर के ना स्कोप और बढ़ जाता है। कैसे? सुनना, द्विपद कहकर के उसमें लिविंग नॉन लिविंग में ऐसे भी दो भेद कर सकता हूं। कैसे? लिविंग में मेरे दास दासी आ जाएंगे, नॉन लिविंग में मेरी टू व्हीलर आ जाएगी। बराबर, द्विपद मतलब टू व्हीलर। ओके, और चतुष्पद कहा है तो उसमें भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों लगा लेना। अब नॉन लिविंग कहा है तो फोर व्हीलर आ जाएगी। सिर्फ फोर व्हीलर ही नहीं, जो कुछ भी है, पहले बैलगाड़ियां चलती थी या टांगे चलते थे, वो भी परिग्रह में आएगा। और पशुओं को भी ले सकते हैं, घोड़े, हाथी, बैल, गाय, भैंस, ये सब भी लिविंग चतुष्पद में आ जाएंगे। ओके, मतलब द्विपद चतुष्पद, ये इस जोड़े को प्रयोग में लाना, ये ज्यादा विस्तृत अर्थ को
सामने रखता है। ओके। और कुप्य भांड, कुप्य भांड, कुप्य माने कपड़ा, भांड माने बर्तन। ओके। कपड़ा, अब कपड़े में डेफिनेटली कपड़े है जो भी हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, ये सब कपड़े में आ जाएगा। और भांड, बर्तन, जो हम बर्तन प्रयोग में लाते हैं किसी भी प्रकार से, फिर किसी भी प्रकार का बर्तन हो, बाल्टी हो, मग्गा हो, हमारे भगोनिया हो या कढ़ाई हो, जो कुछ भी है, चम्मच हो, ये सब के सब बर्तन में आ जाएंगे। ओके। इनफैक्ट ड्रम वगैरह जो होते हैं ना, जिसमें पानी वगैरह स्टोर करके रखते हैं, ये भी आप भांड में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ। चलिए, एक प्रश्न है अब मुझे। हाँ, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, या एक एफडी हो गई, ये हमारा परिग्रह है, बराबर। पर ये इन 10 भेद में परिग्रह के किस दायरे, किस कैटेगरी में डालेंगे? धन में। राइट, ये भी धन में ही जाएगा। ओके। देखिए, अकाउंटिंग में ना एक टर्म यूज किया जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है? कोई रिपीट करेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बराबर। कैश मतलब जितना भी तुम्हारा बैंक बैलेंस है, हार्ड कैश है, उसको कैश में लिया जाता है। ओके। कैश इक्विवेलेंट्स, हालांकि मैं प्रॉपर अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बस मैं फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कैश इक्विवेलेंट्स का वैसे अर्थ होता है जो आप अभी तुरंत बेच सकते हो। ठीक है, मतलब कभी भी बेचो आपको उसका तुरंत पैसा मिल जाएगा। ओके। परंतु किसी हद तक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये मान सकते हैं कि शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, जो बॉन्ड्स, जो कुछ भी है आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, ये भी कैश इक्विवेलेंट्स टेम्पररी आप मान सकते हैं, तो ये भी धन में आ जाएगा। ओके। हाँ, ध्यान रखना, जो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग है, उसके लिए तो अलग से दो एसेट के क्राइटेरिया ही बना, मतलब एसेट के क्लास ही बना दिए, क्षेत्र और वास्तु। ओके। वैसे प्रॉपर्टी भी 2 प्रकार की होती है। लोक में प्रॉपर्टी भी 2 प्रकार की बताई जाती है। कौन सी? मूवेबल। परफेक्ट, परफेक्ट। मूवेबल एंड इमूवेबल, इसी को हिंदी में क्या कहेंगे? चल अचल। राइट, चल अचल कहिए, और या फिर क्या कहना चाहिए, चल स्थावर कहिए, स्थावर भी कह सकते हैं। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पर स्थावर मतलब अपने एक केंद्रीय वाला स्थावर नहीं लगाना। ओके। स्थिर, स्थिर कहिए, स्थावर कहिए। लोक में ये शब्द प्रचलित है। स्थावर मालमत्ता या स्थावर प्रॉपर्टी माने इमूवेबल, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल प्रॉपर्टी कैश हो गया, जो कुछ भी है, आपका बैंक बैलेंस हो गया। अब बैंक बैलेंस तो वैसे कोई मूवेबल में नहीं आएगा, बट ठीक है, धन में आप वो ले सकते हैं। ओके। तो ये परिग्रह के 10 भेद हो गए। ओके। प्रश्न है मेरा, बादाम, छुआरे, काजू, ये सब वस्तुएं किस क्राइटेरिया में या किस एसेट क्लास में आप ले जाएंगे, परिग्रह के क्राइटेरिया क्लास में ले जाएंगे? ये इसकी चर्चा की है अपन ने, मैंने आपको 1-2 दफा बताया भी है। छुआरे, बादाम, ये सब आपके कहाँ पर जाएंगे? धनिया, जीरा, क्या? धान्य में नहीं, धान्य नो, धान्य में नहीं जाएगा। ये भांड में जाएगा। अब है, अपेक्षा है, ये समझने योग्य है। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत भूलना।
काजू बादाम छुआरा धनिया सौंफ ये सब के सब आपके भांड में जाते हैं, धान्य में नहीं जाएगा। धान्य में क्या प्रॉपर आपके जो सीरियल्स एंड पल्सेस हैं ये ही सब धान्य में आएंगे। लॉजिक है क्या कुछ ऐसे कि ऐसे ही है? अपेक्षा है, बस है। ठीक है। और आप थोड़ा सा लॉजिकली आप उल्टा सोचिए, लॉजिकली उल्टा सोचिए। धान्य मतलब क्या, लिटरल मीनिंग क्या होता है धान्य का? सीरियल्स एंड पल्सेस। हाँ। तो मुझे एक प्रश्न है मेरा, ये सौंफ इलायची ये सीरियल्स और पल्सेस में कहाँ आते हैं? बादाम काजू ये कहाँ पर आते हैं? धान्य में नहीं आते। बराबर। तो अब आप विचार कीजिए कहाँ पर जाना चाहिए। क्षेत्र वास्तु में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। सोना चांदी? बिल्कुल भी नहीं। धन में? नहीं। खाने की चीजें धन में कैसे जाएगा? धान्य में अभी अपन ने देखा धान्य में नहीं जाएगा। क्या कहते हैं, और द्विपद चतुष्पद उसमें भी नहीं जाएगा। कपड़े में कब उसको पहनते नहीं है, बचा क्या? भांड। एक रेसिडुअल मेथड से उसको भांड में डाल दिया है। समझाणु कहाँ है? जी भैया। हाँ बस इतना सही लॉजिक है ये, और कहीं पे भी नहीं जाता। बस इसके लिए फिर भांड में, भांड ही थोड़ा सा लॉजिकल लगता है, बस उसमें डाल दिया। ओके। अब धान्य के लिए धान्य में भी डाल सकते थे, परंतु उन्होंने धान्य में डालना उचित नहीं समझा, क्योंकि धान्य कहकर के उन्हें गेहूं दाल चावल ज्वार बाजरा मक्का यही सब लेना था। ओके चलिए, 10 प्रकार के परिग्रह की चर्चा अपन ने पूरी कर ली। अतिचार क्या है इसके, आइए तत्वार सूत्र में पहले देख लेते हैं। वहां पर उन्होंने क्या किया है, 9 परिग्रह गिनाए हैं और 9वें परिग्रह में 10वां परिग्रह गर्भित करवा दिया है। 10वां परिग्रह गिनाया नहीं है बट इंक्लूड करने को कह दिया है। ओके, अज्यूम कर दिया है कि 9वें में 10वां भांड नाम का परिग्रह इंक्लूडेड है। कह रहे हैं इन 10 प्रकार के परिग्रहों का जो तुमने लिमिट सेट कर रखी है उसका उल्लंघन कर देना, उसका अतिक्रम कर देना, यही तुम्हारे परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार है। एक प्रश्न है यहां मेरा, यहां पर गिनाए परिग्रह कितने गिनाए हैं? 10 प्रकार के परिग्रह। टेम्पररी मान के चलते हैं क्योंकि अज्यूम करके चल रहे हैं कुप्य में भांड भी समाहित है। ओके, अब ये 10 प्रकार के परिग्रह की सीमा का उल्लंघन करना, आपको इसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी लग रही है? आचार्य देव क्या कह करके आए हैं कि हम 5-5 अतिचार और 5-5 भावनाएं बताते आएंगे। यहां पर कितने गिनाए हैं, कितने गिनाए हैं यहां पर? 10। कैसे तालमेल बैठेगा? वो वैसे ही ना, ये क्षेत्र वास्तु एक में कर दिया, एवं सोवन एक में कर दिया, धन धान्य एक में कर दिया, दासी दास एक में कर दिया। राइट, बहुत बढ़िया। जोड़े लिए हैं यहाँ पर, 5 इंडिविजुअल ना लेते हुए 5 जोड़े ले लिए इन्होंने। ओके, जब क्षेत्र वास्तु का 1 जोड़ा, हिरण्य सुवर्ण का 1 जोड़ा, ऐसे 5 जोड़े ले लिए। ओके, 5 का सेट इनका अभी भी बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अपन तत्वार सूत्र में से देख लिए, अब यहाँ पर आते हैं क्या कहना चाहिए। रत्नाकर श्रावकाचार्य का श्लोक पढ़ते हैं। पेज नंबर 109 है, श्लोक नंबर 62। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भारवह नानी परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्ष्यन्ते। अब देखिए यहाँ पर भी परिग्रह परिमाण व्रत के लिए क्या शब्द आया है? परिमित परिग्रह, परिमित परिग्रह। ओके, विक्षेप, विक्षेप माने अतिचार। ओके, ये 5 अतिचार जानना। कौन से 5 अतिचार? अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, अति लोभ और अति भार वहन। ओके,
प्रश्न है मेरा, एक एक पढ़ना जरा फिर से। अतिवाहन, अति संग्रह, संधि विच्छेद करके पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से। अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ, अति भार वहन। प्रश्न है मेरा, नीचे तो अर्थ करते हुए इन्होंने अति लोभ लिया है और ऊपर हमें सिर्फ लोभ दिखाई दे रहा है। ये अति कहां से जोड़ दिया? ये दोनों के बीच में अति दोनों को लगा दिया। बहुत अच्छा। अति, ये इसको कौन से प्रकार का कनेक्टर कहते हैं? आदि, मध्य या अंत? मध्य। राइट, मध्य दीपक का ये काम करता है। ओके, ठीक है। तो ये 5 अतिचार जानना। अब एक एक का अर्थ करते हैं। अतिवाहन, अब अतिवाहन में देखिए क्या कहते हैं, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि तिर्यंचों को तथा दासी, दास, सेवक आदि को अतिलोभ के वश से मर्यादा रहित अति दूर की मंजिल तक ले जाना, बहुत चलाना, वह अतिवाहन। यहाँ पर अतिवाहन कह करके बहुत सारे गाड़ी घोड़ियां होंगी, ये अर्थ बिल्कुल मत लेना। तो जो तुम्हारे अधीनस्थ जीव है, जो तुम्हारे अधीनस्थ जीव है, जैसे ऊंट, बैल, ये जितने भी पशु तुमने पाल रखे होंगे, या दास दासियां है, उनको बहुत चलाना। बहुत चलाना मतलब सुनना, बहुत चलाना मतलब कुछ 50-60 किलोमीटर वॉकिंग ही करवाया या दौड़ते ही लगाए, ऐसा नहीं। तो उनसे एक्स्ट्रा का काम करवाया, ये भी अतिवाहन में आ जाएगा। ओके, क्या कहा? उनसे एक्स्ट्रा का काम करवाया, ये भी अतिवाहन में ही आएगा। अहिंसाणुव्रत का मिलता जुलता कौन सा अतिचार है? बोलिए, अहिंसाणुव्रत का मिलता जुलता अति भारारोपण। बहुत अच्छा, अति भारारोपण। ओके, वैसे अगर आप यहाँ पर अर्थ पढ़ेंगे तो इन्होंने एक मंजिल तक ले जाना, मतलब यहाँ पर इन्होंने चलने के ही अर्थ में किया है, परंतु अर्थ करने के लिए हम स्वतंत्र है। ये तो टीकाकार ने ऐसा अर्थ किया है। अतिवाहन कह करके मैं वैसा भी अर्थ कर सकता हूं, ज्यादा चलाना मतलब उनके ऊपर अपनी ज्यादा चलाना, ऐसा अर्थ कर सकता हूं क्या मैं? वाहन मतलब चलाना, अति मतलब बहुत ज्यादा, तो अपने हुक्म उनके ऊपर बहुत ज्यादा चलाना, ये अति वाहन में आ जाएगा। बिल्कुल ले सकता हूं मैं ऐसा अर्थ। उनसे बहुत ज्यादा का काम करना, पगार उतनी देना, या जो कुछ भी है कॉम्पेंसेशन के रूप में उनको ओटी मतलब ओवर टाइम भी दे देना, बट उनसे ज्यादा काम करवाना, उनको ज्यादा थकाना, ये अतिवाहन में आ जाएगा। देखिए, जैनी श्रावक ये कभी भी नहीं कर सकता है। पहले तो सबसे पहले वो अति भारारोपण के अंतर्गत अहिंसाणुव्रत में भार हो जाएगा, वो अणुव्रत ही टूट जाएगा उसका, और यहाँ परिग्रह परिमाण व्रत में भी उसको दोष उत्पन्न होगा। क्यों? वो नौकरों से इतना काम कैसे करवाता है? नहीं करवा सकता। ओके, चलिए, और एक और अर्थ, 2 अर्थ कौन से किए यहाँ पर इन्होंने दिया है? अति दूर की मंजिल तक ले जाना। दूसरा अर्थ मैंने क्या किया? उनसे बहुत सारे काम करवाना। और तीसरा अर्थ आपको मैं बताता हूं, ये तो जनरल है। अतिवाहन कह करके बहुत सारे वाहन, लिटरली जो वाहन हम जिसे कहते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, वो उनका संग्रह बहुत रखना, ये अतिवाहन में आ जाएगा। हालांकि अति संग्रह में भी जा सकता है, परंतु लिटरल मीनिंग आप निकालना चाहे तो बहुत सारी गाड़ियां रखना, ये अतिवाहन में आ जाएगा। ओके, या बहुत सारी गाड़ियों का प्रयोग करना, ये भी अतिवाहन में आएगा। अति संग्रह कलेक्शन, अरे कई लोगों को शौक होता है, हाँ, मेरे पास शूज का एक कलेक्शन है। कौन कौन से साहब?
स्नीकर्स है, लोफर्स है, फॉर्मल्स है, इनफॉर्मल है, कैजुअल है, और क्या होते हैं वो न जाने किंग साइज है, शादी वाले हैं, सब सब तरह के मेरे पास जूते हैं। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ शूज, और उसमें भी तरह तरह के, एक काला है, एक गोरा है, और एक न जाने कौन सा है वो ब्राउन है, एक थोड़ा सा चॉकलेटी है, तरह तरह के मेरे पास जूते हैं। हाँ, विचार करना, इतना सारा संग्रह जो भी आजकल कलेक्शन के नाम पे चलता है ना। आई हैव गॉट क्या कहना चाहिए, कलेक्शन ऑफ सफारी सूट। अरे ये क्या है कलेक्शन के नाम पे, पागल है, लिटरली लोग पागल है इसके पीछे। मेरे पास इस कपड़े का ये कलेक्शन होना चाहिए। अरे हाँ, लोगों के पास यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए नहीं है। बाहर जाकर के परिस्थिति देखो, लोगों के पास लिटरली कपड़े पहनने के लिए नहीं है। कैसे टूटे फटे कपड़े पहनते हैं उन्हीं को पता। और यहाँ पे लोग, शहर में आकर के लोग थोड़े से ना क्या कहना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं। नहीं चाहिए उससे ज़्यादा संग्रह करके रखते हैं, ये अति संग्रह में आ जाएगा। जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा रखना, ये अति संग्रह में आ जाएगा। ओके, वैसे एक बीच में ही बात अभी बोल देता हूं मैं। छेड़हाला में परिग्रह परिमाण व्रत के लिए क्या पंक्ति आई है, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। परिग्रह कितना रखना, थोड़ा रखना। थोड़ा मतलब कितना, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, कितना, ये उसके अपने गरज के अनुसार निर्भर करेगा, गरज के ऊपर निर्भर करेगा। अगर वो अकेला बंदा है, घर में वो अकेला बंदा है, उसको लगता है कि मुझे 50 लाख बहुत हो जाएंगे। अब वो भी समझना, जरूरी नहीं है घर में एक अकेला बंदा है तो उसको 50 लाख ही लगे। कोई 20 लाख में एडजस्ट करेगा, कोई 50 लाख में एडजस्ट करेगा, कोई 1 करोड़ में एडजस्ट करेगा। सबकी अपनी जैसी गरजें हैं, वहां का रहना सहना जैसा है। रहना सहना मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत लग्जरियस जीता होगा, नहीं, नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अगर उसको मिनिमम उतना पैसा लग रहा है तो दैट बी हिज लिमिट। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभ्यास करके परिग्रह का परिमाण किया जाता है। ये कोई स्टैंडर्ड आज तक किसी ने नहीं बताया है कि तुम्हारे घर में इतने मेंबर होंगे तो तुम्हें इतने का परिमाण करना चाहिए, कभी नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है। अपनी शक्ति विचार, अपने को कितना लगेगा उसमें थोड़ा सा एक मार्जिन ऐड करेगा कि बाबा हाँ, संकट समय में, आपत्ति के काल में मुझे इतना पैसा लगेगा, मैं उसके लिए भी बचत करके रख रहा हूं, बस उस हिसाब से फिर वो उतने पैसे का ही परिमाण करेगा। बाकी सब बांट देगा, बच्चों के पत्नी के नाम पे कर देगा, जो कुछ करना है करेगा, बट परिग्रह में अब सीमा कर देगा। ओके, कितनी वो मत पूछना, पर्सन टू पर्सन, केस टू केस ये डिफर करेगा। किसी के लिए 200 करोड़ भी एक गरज हो सकती है। 200 करोड़ किसके लिए लगेगा साहब? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, लग्जरी लाइफ जीना ही नहीं है। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए किसको 100 करोड़ लगेंगे? स्टेटस के लिए लगते हैं। क्या? स्टेटस के लिए ही लगते हैं। हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो स्टेटस के लिए ही लगते हैं इतने 100, 200, 1000 करोड़ स्टेटस के लिए लगते हैं। परंतु विचार करना, जिसकी फैमिली बहुत बड़ी है, पहले कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, 100 लोग एक घर में रहा करते थे। अब इतनी बड़ी फैमिली है, मुझे बताइए, इतनी बड़ी फैमिली को पालना पोसना है, उनके सब घर खर्चे करने हैं, तो कैसे करेंगे? विचार करना, ये सब विचारणीय बिंदु है। अब उसमें भी जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। कोई बीमार होगा, बीमारी के नाम पे उसको कोई थोड़ा सा शुद्ध दवा के रूप में वैद्य आदि के खर्चे पड़ते होंगे। तो कितनी सब बातें हैं, हमें विचार करना चाहिए। वहाँ का मान के चलिए कॉस्ट ऑफ, जहाँ जिस जगह पे वो व्यक्ति रहता है, जहाँ पर रह करके अपनी धर्म साधना करता है, वहाँ का अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही थोड़ा हाई है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं कहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग ही थोड़ा हाई है। मान के चलिए मुंबई जैसा कोई बड़ा शहर है जहाँ पर 10 रुपए किलो ककड़ी
₹20 किलो मिलती है। अब कॉस्ट ही जब दुगनी है तो दुगनी कॉस्ट को कैसे बेयर करेगा? डेफिनेटली उसको थोड़ा लिमिट भी ज़्यादा करना पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से समझना, ठीक है। तो ये अपने गरज के हिसाब से सब डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो अति संग्रह लिखा है ना, वो अपनी गरज जितनी है ना, उस गरज के लिमिट को एक्सीड कर गया तब वो अति संग्रह कहेगा। ओके। विस्मय, दूसरों की संपत्ति को देकर के आश्चर्य करना, इनके पास इतने पैसे, इनके पास इतनी गाड़ियां, हो गया तुम्हें परिग्रह का पाप लग गया। होता है कई बार ऐसी बड़ी बड़ी, तो होता ही रहता है, होते ही रहता है, राइट। अब स्पेशली लेडीज को तो होता ही रहता है। मुद्दे की पते की बात कह दी है। ऐसा लेना है, ऐसा लूंगी, ऐसा हो ही जाता है। ओ राइट राइट, हो ही जाता है। हमारी माता जी तो कहती ही रहती हैं कि और लिटरली पेपर में कभी किसी दिन अगर कोई चूड़ियाँ या कोई पायल या कोई नेकलेस वगैरह के फोटो आ गए, भराम मतलब क्या कहे, मुझे ऐसा बनाना है, अरे मेरे पास ऐसा होता तो अच्छा होता, मुझे ये सेट चाहिए, मुझे कान के ऐसे झुमके चाहिए, अरे मतलब क्या कहे, अभी चालू हो जाता है। जनरल टेंडेंसी पाई जाती है। होता है, होता है। और थोड़े से बड़े, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा सा गांव साइड है ना, ग्राम या गांव साइड है, वहाँ पर तो भी सिंपल लिविंग देख करके ज़्यादा कोई आकर्षण नहीं रहा करता है। पर शहर जैसे शहर में, मुंबई पुणे जैसे शहर में, अभी तो भैया जी गांव हो कि शहर हो, मोबाइल ही इतना बड़ा परिग्रह है ना, देख देख के ये चाहिए वो चाहिए, होता ही रहता है। वो तो होता है, राइट, वो होता है। पर फिर भी एक जनरल अगर मैं बात कहूँ तो फिर भी गांव साइड में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। वहाँ देखने तो वहाँ पर भी मिलता है, बट थोड़ा कम पाया जाएगा। शहर में क्या है, तूफान, मतलब आओ देखा ना ताओ, बस परिग्रह संग्रह के पीछे लगे रहते हैं लोग। आगे चल कर के पंडित सदाशिव जी स्वयं कहेंगे, शहर में रहने का तो एक बड़ा फायदा था कि जैसी वस्तु लगी वैसे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे लेकर के आ गए। मुझे 10 दिन के बाद लगी तो मैं 10 दिन के बाद उठा करके लाऊंगा, मुझे संग्रह करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में कैसे पहले के जमाने में कैसे होता था, गांव में वीकली या मंथली मार्केट्स लगते थे, तो जो कुछ भी खरीदना है उस हफ्ते, पूरे हफ्ते के लिए एक दिन में खरीदना पड़ता था, या पूरे हफ्ते के लिए एक महीने में, पूरे महीने के लिए एक दिन में खरीदना पड़ता था। अब मुझे आप स्वयं विचार कीजिए, उस काल में फिर वो संग्रह की जरूरत पड़ती थी। शहर में क्या है, जो चाहे वो रेडिली अवेलेबल है। हाँ, और शॉपिंग मतलब ऑनलाइन कह करके तो अब तो बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, बस बटन दबाया और घर पे आ जाता है। इतनी कन्वीनियंस अगर अब मिल गई है तो संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पंडित जी साहब कहते हैं। विचारणीय बिंदु है। विस्मय, दूसरों का देख करके अरे हाँ, शहरों में तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देख करके चौंधिया जाती है आंखें, इसके पास लैम्बोर्गिनी, उसके पास फेरारी, इसके पास मर्सिडीज, इसके पास BMW, और कौन सी, इसके पास ऑडी है, और कौन सी बड़ी गाड़ी होती है, इसके पास पोर्शे, फॉर्च्यूनर, जो कुछ भी है, बड़ी बड़ी जो टाटा की है ये गाड़ी, इसके पास महिंद्रा की गाड़ी है, और ये क्या गाड़ी है उसके पास। हाँ, कोई ये नहीं कहता क्या ट्रक है इसके पास। ट्रक देख करके कोई आश्चर्य नहीं करता है, और कितना बड़ा ट्रक है इसके पास, करने वाले उसमें भी करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, दूसरों की वस्तुओं को देख करके विस्मय होना ये अतिचार में आ जाएगा। हमने भले ही वो वस्तु को ग्रहण नहीं किया है, फिर भी उसको ग्रहण करने का आश्रय तो हमें लग ही जाता है। एक बात समझना, फैक्ट है। हाँ, आप कभी भी डीमार्ट में, बिग बाज़ार में, या और क्या है, जहाँ पर भी मॉल में आप शॉपिंग करने जाएंगे, कुछ खरीदी करने जाते हैं, मान के चलिए हमें कुछ कपड़े खरीदी करने हैं, ओके, हम मॉल में कपड़े खरीदी करने गए। हमने, अरे मॉल में ही क्यों, किसी भी सामान्य दुकान में
हमने जितने कपड़े सिलेक्ट करवाए, ये दिखाना, वो दिखाना, ये दिखाना, ये दिखाना, ये दिखाना, ये देखना, ये देखना, उन सब का आश्रय हमें लग जाता है। आप उसे देखो या ना देखो, उसको यूज कर, ट्रायल करके लाओ या ना लाओ, उसका आश्रय आपको लग जाता है। हाँ, बहुत विशेष बात है, ये समझने लायक बात है। मुंबई में तो घूमने की जगह ही मॉल रह गई है। हाँ, अब तो घूमने जाते ही मॉल में है। और टाइम एंटरटेनमेंट चाहिए, शॉपिंग के लिए चलो। अरे शॉपिंग के नाम पर तो अब अलग एंटरटेनमेंट चल गया है। यू नीड एंटरटेनमेंट, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। और शॉपिंग में भी बस देख कर क्या है, ये क्या करना है, लोग लिटरली हॉबी में शॉपिंग डालते हैं। अरे भले आदमी, ये शॉपिंग कैसे कोई हॉबी हो सकती है? हॉबी तो कोई रीडिंग हो, या फिर क्या कहना चाहिए, कुछ कुकिंग हो, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, कोई स्पोर्ट्स खेलना हो, ये हो सकता है, या कोई लिखान करना हो, ये हॉबी हो सकता है। शॉपिंग ये हॉबी कहाँ से लाया? अपना कोई समय इतना भी कम कीमती नहीं है कि उसको चाहे वैसे खर्च कर दे। अपने समय की भी बहुत कीमत हुआ करती है। तो शॉपिंग, अच्छा, लोग बहुत उकसाते हैं, ये चल मेरे साथ शॉपिंग को, चल मेरे साथ शॉपिंग को। अपना तू कुछ खरीदना मत, बस चलना मेरे साथ, चलना मेरे साथ, ऐसा कहेंगे ना, आप भले ही कुछ मत खरीदो, आप वो जितना कुछ देखते जा रहा है वो व्यक्ति, उतना सारा आश्रय आपको भी लगते जा रहा है। और अपना वैसे समय, वही कह रहा हूँ, समय कोई एकदम डीवैल्यूड नहीं है, अपने भी समय की बहुत कीमत है। उसको कहना भाई तुम तुम्हारा जाओ, मुझे लगेगा मैं अपना अपना जाऊँगा। ओके, ये बात है। विस्मय, अतिलोभ, किसी व्यापार में, सेवा में, कला से, हुनर से आपको अंतराय कर्म के क्षय के अनुसार बहुत लाभ हो गया तो भी तृप्त नहीं होना, संतोष नहीं आना है। अतिलोभ मतलब और कमाओ, और कमाओ, और कमाओ, बस रुकना नहीं। अभी अतिलोभ में क्या आएगा मैं बताता हूँ। 60+ एज हो गई है, 55-60+ एज हो गई, और फिर भी अगर आप कमा रहे हैं, ये लिटरली अतिलोभ में आता है। और बताता हूँ, घर के 4 सदस्य काम कर रहे हैं, घर के 4 सदस्य काम कर रहे हैं, ये भी अतिलोभ में आएगा। पहले तो ऐसे होता था, एक व्यक्ति कमाता था और 20 लोग बैठ करके खाते थे। आज घर के जितने भी 20 लोग हैं, 20 कमाते हैं, बैठ करके खाने के लिए एक व्यक्ति नहीं है, शांति से भोजन करने के लिए समय नहीं है। ये क्या है? अतिलोभ, अतिलोभ। ठीक है। अतिभार वहन, अच्छा, अतिभार वहन कह करके यहाँ पर आ गया, लोभ के वश तिर्यंचों के ऊपर सीमा से अधिक भार लाद कर चलाना। अब एक प्रकार से ये अतिभारारोपण में ही आ गया। ओके, चलिए, तो ये 5 प्रकार के अतिचार हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम 5 प्रकार की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं की चर्चा करते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय को ले लीजिए। 10वां सूत्र है मेरे ख्याल से, मेरे पास है नहीं, बट ठीक है। क्या है वो सूत्र? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। 10वां है मेरे ख्याल से, जो कुछ भी देख लेना। 10वां सूत्र है मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। 5 इंद्रियों के विषय में इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करना, ये तुम्हारी भावना हो गई। अब 5 इंद्रिय भले ही कहा है आप, 8वां सूत्र है क्या? ठीक है, 8वां सूत्र। तो क्या कह रहा था? हाँ, 5 इंद्रिय भले ही कहा है, पर इसमें आप 6वां मन अनिंद्रिय भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने भी इंद्रियों को अच्छे लगने वाले विषय है उनको देना, अनिष्ट लगने वाले विषय है उनको दूर रखना, ये सब कहाँ चला जाएगा? ये परिग्रह में चला जाएगा। मतलब राग द्वेष का अभाव करना, यही परिग्रह से तुम बच सकते हो, ये उत्तर दे रहे हैं। बहुत मार्मिक बातें हैं। और इसी के साथ हमने 5 अणुव्रतों की भी चर्चा पूरी हो गई है।
ओके 62, 63, 64, 63 कौन सा है? ठीक है। अब कल अपन मोस्ट प्रोबेबली इस तीसरे अनुव्रत अधिकार का समापन कर ही देंगे। थोड़ा लगा तो ज्यादा समय भी लग सकता है, 1-2 दिन और भी लग सकते हैं, क्योंकि क्या है 66वें श्लोक में ये आना मूल गुणों का प्रकरण आ रहा है। तो उस मूल गुणों को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मानस रख रहा हूँ। देखते हैं कि जैसे सहूलियत होगी वैसे अपन एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।